चला था। लाला ये कौन है? गाड़ी से निकलते ज़रक खान ज़ादा के हमरा अंदर आती लड़की को मशकूक निगाहों से देख बख्तियार खान से बेख्तियार पूछ गए। सवाल करने के बाद मुकाबिल की कहर बरसाती निगाहों की तपिश महसूस करते उसे अपनी गलती का एहसास जल्द हुआ। वो शर्मिंदगी से सर फौरन झुका गया। चलो, ज़रक उसे जवाब दिए बगैर दरखानी की तरफ रुख करते स्पाट लहजे में बोला, जो एक टांग घसीट कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। ज़रक खान ज़ादा के मजबूत चट्टान जैसे वजूद में शदीद इश्तियाल बरपा हुआ था। उसके कदमों की धमक पूरे फार्म हाउस की दरो दीवार में सुनाई दे रही थी। दरखानी अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर आंखों से बहते अश्क साफ करती उसके पीछे चल रही थी, जो एक कमरे में जा घुसा था। बैठो यहाँ। वॉशरूम की तरफ बढ़ते वो उसे सर्द निगाहों से घूरते हुक्म देते वॉशरूम में घुसा। दरखानी थूक निगलते अपने चेहरे पर नकाब दरुस्त करते कांपते गीले वजूद से पूरे कमरे को देख रही थी, जहाँ एक तिनका भी मौजूद ना था। एक निगाह उस सफ़ेद फर्श को देखते उसने कीचड़ में लिथड़े अपने पाँव को देखा, जो बुरी तरह से गंदे हो रहे थे। खूबसूरत आंखों से फिर पानी का झरना सा बहा। वो जाने किन सोचों में गुम थी जब अचानक क्लिक की आवाज़ पर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ज़रक खान ज़ादा बाहर निकला। एक पल को उसकी तरफ उठी दरखानी की निगाहें दूसरे ही लम्हे झुकी थी। वो शर्टलेस अपने शाने की ड्रेसिंग करके लौटा था। एक उचटती निगाह दरखानी पर डाले उसने बैग से दवा निकाली थी। 2 पेन किलर एक साथ फांकी। सुबह से शाम तक वो मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर करके थकन से चूर हो चुका था। एक जगह हाथापाई पर उसके शाने पर गोली लगी थी। कौन जानता था कि एक छोटे सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर यूरोप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, जो अपने इलाके में एक सरकारी अस्पताल में बिना मुआवजे के अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। दर्द से फटते सर को उसने उंगलियों की पूरों से सहलाया। अचानक उसके ज़हन में कुछ क्लिक हुआ और वो यकदम मुड़ा। अपनी चादर रिमूव करो। कमर पर हाथ टिकाए वो साहिराना नकूश का हामिल शख्स अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता मुकाबिल बैठी लड़की की जान निकाल गया था। दरखानी ने उसे जिन नज़रों से देखा, ज़रक का दिल चाहा उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ जड़ दे। फॉर गॉड सेक, ये गीली है और तुम बीमार पड़ जाओगी। वो दांत पीसते बोला। उस लड़की का गुरेज उसे सख्त चुभा था। आप हमें कुछ और दे दें। हिचकियों के बीच वो बमुश्किल बोली। ज़रक ने उसे शाकी निगाहों से घूरा, जो उसकी जान का अजाब बनती जा रही थी। गहरी सांस भरते उसने मुतलाशी निगाहों से आगे पीछे देखा। ये लो। बेड पर पड़ी अपनी शॉल उठाते वो दरखानी की तरफ बढ़ा, जिसने आंखें रगड़ते उसे फौरन थाम लिया। ज़रक खान ज़्यादा वहीं खड़ा उसे घूरने लगा, जो डर से कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ देर शर्मो हया से सुर्ख पड़ते बिलाखिर वो शॉल अपने सर पर ओढ़ते पीछे की जानिब अपना हाथ बढ़ाते अपनी पहले से ओढ़ी शॉल उतार गए। ऐसा करने से उसके चेहरे पर मौजूद दुपट्टा हट गया। चादर एक तरफ इकट्ठी करके रखने के बाद वो उस मर्दाना शॉल को मजबूती से जकड़े अपने दूसरे शाने पर ओढ़ने लगी। अचानक किसी की नज़रों की तपिश पर चौंकी। सर उठाए उसने सामने देखा, जहाँ ज़रक खान ज़ादा उसे स्टिल खड़ा यकटुक देख रहा था। सुरमई आंखों में गुलाबीपन तैर रहा था। छोटी सी नाक रोने के सबब लाल पड़ चुकी थी। कटाऊदार बारीक होंठ, ठोड़ी पर जगमगाता स्याह गहरा तिल, भरे भरे गुलाबी गाल। वो हुस्न की मूरत थी, या फिर ज़रक खान को ऐसा ही गुमान हुआ था उस पर। अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा हुस्न देखने वाला, किसी औरत पर गलत निगाह न डालने वाला शख्स आज किसी की पहली निगाह में पूरी तरह से लुट गया था। उसकी आंखों की तपिश पर दरखानी के हाथों में लरज़ाहट सी महसूस हुई। वो बमुश्किल अपने चेहरे पर नकाब बराबर करने की कोशिश कर रही थी, जो कि घबराहट और डर से हो नहीं रहा था। ज़रक खान ज़ादा का ट्रांस टूटा था। वो लब भींचे गहरी सांस भरते बेड की पाइंती की तरफ बैठा। मुझे सब बताओ, वो लोग कौन थे और तुम्हें कहाँ से लाए? गला खंकारते हुए अब की बार उसने नज़रें फर्श पर जमाए पूछा। अपनी अंदरूनी कैफियत वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आंखें बार बार उसका चेहरा देखने को तरस रही थी, तड़प रही थी, मगर वो बमुश्किल उस अपने आप पर ज़ब्त किए बैठा था। खूबसूरत नकूश में तनाव दरखानी ने साफ महसूस किया। नाम क्या है तुम्हारा? ज़रक खान ज़ादा की गंभीर आवाज़ पर दरखानी के लबों की कपकपाहट बढ़ी। दरखानी, वो बोली तो ज़रक को अंदाज़ा हुआ वो रो रही है। अजीब सी कैफियत उसके पूरे वजूद पर तारी होती गई। वो बालों में उंगलियां चलाते रह गया। अपने बारे में सब बताओ मुझे, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगा, जिस पर दरखानी ने अपने निचले होंठ को शिद्दत से दांतों तले कुचला। मैं धीरपुर गांव के सरदार की छोटी बेटी हूँ। बचपन में एक हादसे में मेरी टांग पर गहरी चोट आई, जिसके बाद मैं ठीक से चल नहीं सकती। मेरे बाबा ने मेरे भाई के एवज मुझे किसी सरदार को वन्नी कर डाला था। बिना निकाह के वो सरदार मेरे साथ एहसासे कमतरी के ज़ेरे असर
उसकी आवाज़ गले में फंस गई। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ शिद्दत से भींचे वो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। तो इसलिए तुम वहाँ से भागी? अब की बार वो उसे सरता पैर बगौर देखते संजीदगी से बोला। दरखानी ने सर इस बात में हिलाया, जिस पर ज़रा खानज़ादा गहरी सांस भरकर रह गया। आज रात तुम यहाँ रेस्ट करो, घबराने की ज़रूरत नहीं तुमसे वो यहाँ पर, वो अपने अजली स्पाट लहजे में कहते हुए उठा। दरखानी ने दरवाज़ा बंद होने पर शुक्र का सांस भरते अपनी जलती हुई आंखें मूंदी। परी बेटा, अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको सुरमा लगाने वाला है। फिर तुम्हारा आंख भी आम के जैसा बड़ा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। सुरमादानी का ढक्कन ढीला करके उसने घुटने के करीब रखा। रेशमी दुपट्टा बेड पर बेतरतीबी से झूल रहा था। चोटी से निकलती सुनहरी जुल्फें उसकी गर्दन और आरिस को छू रही थी। वो खुद से लापरवाह एक माँ का फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश में लगी थी। बहराम खानज़ादा दी जान के साथ था और वो परी को नहला धुलाकर उसके कपड़े तब्दील कर चुकी थी। अब वो उसके नन्हे नन्हे हाथों को थामते उसकी आंखों में सुरमा डालने की कोशिश करने लगी। 2 माह की वो मासूम सी बच्ची अपने हाथ पैर बुरी तरह से मारते रो दी थी। ऐसा क्यों रो रहा है तुम? हमने तो अभी सुरमा भी नहीं लगाया। अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते वो काफ़ी गुस्से में बोली। तो एक तो उसको नहलाने के चक्कर में उसका खूबसूरत सूट गीला हुआ था, ऊपर से वो रो रो कर उसका दिमाग मजीद गर्म कर रही थी। गुलबहार उसे खफगी से घूरती अगले ही लम्हे सुरमादानी की सलाई उसकी दाहिनी आंख में डाल गई। ऐसा करना ही था कि परी की चीखों ने पूरा कमरा सर पर उठा दिया। गुलबहार बिना उसके रोने की परवाह किए उसकी दूसरी आंख में भी सुरमा लगा चुकी थी। जब अचानक दरवाज़ा खोलते बहराम खानज़ादा हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुआ। गुल के हाथ में पकड़ा सुरमा देख वो जबड़े भींचते आगे बढ़ा। परी को बेड से उठाते वो उसे गले से लगा गया, जो चुप होने का नाम न ले रही थी। किससे पूछकर लगाया तुमने इसे? परी के गीले ठंडे वजूद को महसूस करते वो बुरी तरह उस पर बरसा। परी को कंधे से उतारते उसने गोद में लिटाया था, जिसके होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ गए थे। इसका चेहरा गर्मी से सुर्ख पड़ गया था, इसलिए हमने इसको नहला दिया खान। गुलबहार कान खुजाते लापरवाही से बोली। बहराम खानज़ादा उसे खून आशाम नज़रों से घूरते अपनी शॉल परी के वजूद के गिर्द अच्छे से लपेटते कमरे का हीटर ऑन कर गया। बदतमाग औरत, सवात के सर्द मौसम में इस बच्ची को गर्मी कहाँ से लगने लगी? वो दांत पीसते चिल्लाया। दी जान का डर ना होता तो वो उसे अच्छा खासा सबक सिखा सकता था। इसे सुरमे से एलर्जी है गुल, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। बहराम खानज़ादा के सर्द और सपाट लहजे में कही गई बात पर गुल ने थूक निगलते रोती हुई परी को देखा। हमको नहीं पता था खान, हम तो इसे अपनी तरह खूबसूरत बनाना चाहता था। गुल हाथ मसलते बेबसी से बोली। परी का रोना उसे भी बुरी तरह तकलीफ दे रहा था। बहराम उसे उठाए वॉशरूम में गया। उसकी आंखें साफ करते उसने दराज से ड्रॉप्स निकालते परी की आंखों में डाले। तकरीबन 5 मिनट बाद उसकी हालत थोड़ी संभली। गुलबहार उसे घूर रही थी और बहराम खानज़ादा का ज़ब्त टूटा था। वो परी को बिस्तर पर लेटाते उसकी तरफ बढ़ा। उसका हाथ जकड़ते उसे कमरे से बाहर ले जाते दरवाजे पर उसका हाथ छोड़ गया। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में देखते वो संजीदगी से कहते दरवाज़ा बंद कर गया। गुलबहार काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर दूसरी तरफ से दरवाज़ा नहीं खुला। थक हार कर वो नीचे बैठती चली गई। रात के पिछले पहर वो प्यास लगने पर उठा। खाली जग भरने की गर्ज से वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नींद से बोझल आंखें खोलते उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, गुलबहार खान का सोया वजूद लहराकर धड़ाम से जोरदार आवाज़ से नीचे आ गिरा। बहराम उसे हैरत से देख रहा था, जो शायद नहीं यकीनन दरवाजे के बाहर जाने कितने घंटों से बैठी थी। वो होंठ बुरी तरह से कुचलते उसे घूरता रह गया, जिसने बहराम खानज़ादा जैसे समझदार इंसान की दुनिया उथल पुथल करके रख दी थी। जग मेज़ पर रखते वो पंजों के बल उसके करीब झुका। उस नाजुक वजूद को बेहद नरमी से अपनी बाहों में भरते उसने बगौर उसके नखरीली मैडम को देखा था, जिसकी खूबसूरत नाक में चमकती लौंग काफ़ी पुरकशिश मंजर बांध रही थी। मासूमियत से झलकते खूबसूरत नकूश किसी को भी अपनी तरफ रागिब करने की सकत रखते थे, जिन पर आंसुओं के मिटे मिटे निशानात थे। यकीनन वो रो कर सोई थी। गहरी सांस भरते वो उसका गाल थपकते सोफे की जानिब बढ़ गया। परी और गुलबहार को देखते न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बात सुनो लड़की। बावर्ची खाने में काम करते दीदम दुरेद खान की आवाज़ पर चीख कर खौफजदा सी पलटी थी। ऐसे करने से उसका हाथ चाय की केतली से जा लगा। दर्द की शिद्दत से कई आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो अपना हाथ जकड़ते शिद्दत से रो दी। दुरेद खान ने स्पाट निगाहों से उसके सुर्ख खूबसूरत चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ की सुर्ख उंगलियों को, जो बुरी तरह से जली थी। स्याह रंग की पठानी पोशाक में उसका कुंदन सरापा गजब ढा रहा था।
नीली आंखें लम्हों में दर्द की शिद्दत से सूख पड़ी। दुरेद खान ने मुड़ते एक निगाह पूरे बावर्ची खाने पर दौड़ाई। वो जानता था उस वक्त दीदम अकेली बावर्ची खाने में पाई जाती थी, इसलिए वो छुप छुपा कर बावर्ची खाने तक आ चुका था। सुनो हमारा बात, अगर हवेली में किसी को भी बताया कि हम तुम्हारा कमरे में आया था तो तुम्हारा हशर बिगाड़ कर रख देगा हम। अंगद शहादत उठाए वो गुर्राते हुए लहजे में बोला था। दीदम ने लरसते हुए नजरें नीचे की। दुरेद खान की गलाजत से भरी नजरें अपने वजूद पर बर्दाश्त कर पाना उसके लिए सुहाने रूह था उस वक्त। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? दारियान अब्बास खान की गरजदार आवाज़ पर दुरेद खान बिदक कर उससे दूर हुआ। दीदम ने अपनी नीली भीगी आंखें हथेली से रगड़ी थी। उसके वजूद की कपकपाहट को बगौर देखते दारियान खान भारी कदमों की धमक लिए अंदर दाखिल हुआ। डार्क ब्राउन आंखें सिमटी थी। माथे पर बिखरे बूढ़े बालों को हाथ की मदद से पीछे करते वो ऐन दुरेद खान और दीदम के वश में जा रुका। कलोन की तेज महक ने दीदम को अपने हवासों पर उतरते महसूस किया था। नीली आंखें बेसाख्ताई उस शख्स की पुष्ट पर टिकी थी। उसकी 19 साला जिंदगी में पहली बार कोई शख्स उसके दिफा के लिए उसके सामने डट कर खड़ा हुआ था। हैरत और बेयकीन होना तो बनता ही था। दुरेद खान पहलू बदलते अपनी मूंछों को ताव देते चंद कदम दूर हुआ। वो हम दीदम से कह रहा था कि हमारे लिए कहवा बना दे। दुरेद खान गला खंकारते बमुश्किल अपने चेहरे पर आती घबराहट को छुपाने की कोशिश करते बोला, बेहतर होगा कि आप अपने काम मुलाजमा से करवाएं दुरेद खान। आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आप आइंदा ऐसे बावर्ची खाने में नज़र नहीं आएंगे। दीदम मेरे कमरे में आओ, कुछ काम है मुझे। दुरेद खान को खून उगलती नज़रों से देखते वो सर्द और सपाट लहजे में दीदम को मुखातिब करते दुरेद खान को घूरने लगा। वो पेचोताप खाते बावर्ची खाने से निकला था। कमरे में आओ। वो मुड़ा था। एक निगाह दीदम पर डालते वो संजीदगी से कहते, बाहर किसे में बड़ा। जबकि दीदम ये सोच रही थी कि दारियान अब्बास खान उसे अपने कमरे में क्यों बुला रहा था, आखिर वो क्यों उस पर मेहरबान हो रहा था। उसकी आंख खुली तो नजरें छत पर जा टिकी। वो ऊँगते हुए करवट मोड़ते हुए रुख दूसरी सिमत कर गई। थोड़ी देर आंखें मूंदे रखने के बाद अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। खूबसूरत आंखें गुस्से और इश्तियाल से फुलाई वो फौरन बेड से उठकर बैठी थी। फेरे पास लेटी परी को देखने लगी जो कि गहरी नींद में थी। तुम्हारा बाबा एक नंबर का खड़ूस है। खड़ूस खान, उसने गुलबहार को डांटा। वो भी एक नहीं कितना बार। अब हम चुप नहीं बैठेगा। अमती जान मोरे सबको बताएगा कि खान ने हमको दरवाज़ा से इस कमरा से निकाला था। वो पास लेटी परी को देखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती, फौरन से बिस्तर से उतरी। कहाँ जा रही हो तुम? बहराम खान जो अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से निकला था, जब अचानक कमरे से भागने के अंदाज में निकलती। गुलबहार को देखते उसका माथा ठनका। दाहिनी अबरू झुकाकर वो गंभीर लहजे में कहता, फौरन से दरवाजे की सिम बढ़ा था। गुलबहार खान ने रुख मोड़ते उसे अपनी आंखों से देखा था, सुर्ख आंखों से। और अपने रात को हमको कमरे से निकाल दिया, अब हम जहाँ मर्जी जाए, आपको उससे क्या। गुलाबी पोशाक में उसका नोखेस सरापा तमतमा रहा था। माथे पर बिखरे भीगे बालों को हाथ की मदद से पीछे करते बहराम ने उसे सर्द नज़रों से देखा था। चुपचाप यहाँ वापस आओ और खामोशी से बैठो। शहादत की उंगली लबों पर रखते वो एक एक लफ्ज़ पर जोर डाले बोला। उसकी नज़रों की वार्निंग पर गुलबहार खान का मुंह फूला था। वो सोच में पड़ी, अब तुम डर रहा है ना खान कि हम बाहर जाएगा और दीजान को तुम्हारा सच बता देगा कि तुमने हमको कमरे से निकाला। हम सारा रात बाहर सोया। गुलबहार खान, अब तुम्हारा कमरा में कभी नहीं सोएगी। वो गर्दन जोरों शोर से नफी में हिलाती अपने लफ्ज़ों पर जोर देते बोली थी। बहराम सीने पर हाथ बांधे उसे संजीदगी से घूर रहा था, जिसकी गज़भर लंबी जुबान काबू में नहीं आती थी। मर गए बहराम खानज़ादा को डराने वाली लड़की, शराफत से पेश आ रहा हूँ तो खामोशी से बैठ जाओ। अगर मैं टेढ़ा हुआ तो तुम्हारी जान अजाब में पड़ जाएगी। एक लम्हा लगा था उसे गुलबहार खान जैसी नन्ही चिड़िया को अपनी दस्तरस में अपने सीने में भींचने में। उसकी आंखों में उठते जुनून खेज रंग देखते गुलबहार खान की मज़ाहमत में तेज़ी आई। उसके चेहरे पर फैली सुर्खियां देख बहराम के माथे पर पल सिमटे और फिर अगले ही लम्हे वो उसे कमर से जकड़ते उसका दुपट्टा उसके सर से उतार कर दूर उछाल गया। गुलबहार खान ने हैरत और बेयकीनी से उस खूबरू शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी के सिवा और कोई रंग न था। बहुत शिकायत है मेरी छोटी सी बीवी को अपने खान से, हर वक्त किसी न किसी से शिकायतें लगाती फिरती हो। बेहतर है मैं तुम्हारी इन शिकायतों को जड़ से ही ख़त्म कर दूं।
وہ اس کے گلابی گالوں پر بکھرتی سرخیوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے، اپنی بیئرڈ بھرا گال اس کے نازک گال سے رب کرتے، مخمور آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا۔ گل بہار خان کا سانس بہرام خان زادہ جیسے مضبوط مرد کی دسترس میں رکنے لگا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا پس منظر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایسے ماحول میں پلی بڑی تھی جہاں اسے ابتدائی تعلیم کے نام پر صرف 8 جماعتیں پڑھایا گیا۔ اس کے بعد میٹرک بھی اس نے گھر میں بیٹھ کر کی تھی۔ اسے حویلی کی سب سے چھوٹی اور دی جان کی لاڈلی پوتی ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے وہ جو جی میں آئے کر سکتی تھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی جو اسے روکتا یا ٹوکتا۔ اب سب موج مستیوں کے بیچ اسے ادراک نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی زندگی میں ہونے والی بہرام خان زادہ کی آمد جیسی بڑی تبدیلی اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ وہ دی جان کی لاڈلی تھی، ان کا ہر لفظ گل بہار خان کے لیے حرف آخر تھا، اسی لیے وہ ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتی تھی۔ کیا خیال ہے گل بہار بہرام خان زادہ، بستر پر چلیں؟ وہ اس کے کان کے گرد جگہ انتہائی گمبھیر لہجے میں مستفسر ہوا۔ اس کے لہجے کی گرماہٹ پر گل بہار خان کے چہرے پر لالیاں بکھری۔ پاگل ہے جو صبح کے وقت سوئے گا، آپ کو سونا ہے تو سو جاؤ، اب نہیں سوئے گا۔ گل بہار خان اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائے منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ بہرام خان زادہ اس کے لہجے کے لاؤبالی پن پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی کا میاں بیوی کے مقدس رشتے کی باریک بینیوں سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ جیسا تم کہو، اب جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح شاور لے کر اچھا سا لباس پہنو، پھر نیچے آنا۔ وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے نم لہجے میں بولا تھا۔ گل بہار خان پہل تو اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھے گئے، جس کے چہرے پر غصہ یا سرد پن کہیں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب نہاتا ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں کہتی واپس الماری کی سمت بڑھی۔ بہرام خان زادہ اس کے مان جانے پر شکر کی گہری سانس بھرتے پری کی طرف بڑھا تھا۔ زہرا اپنا خیال رکھنا، میں اب نکلتی ہوں۔ صبح سے ساری حویلی میں گہما گہمی کا ماحول تھا۔ تھوڑی دیر میں بخت اور زیگم کا نکاح تھا۔ زیگم خان اس وقت ڈیرے پر موجود تھا جہاں سے وہ حویلی کے مردوں کے ساتھ نکاح کے لیے واپس آنے والا تھا۔ حویلی بخت موقع پاتے ہی زہرا کی مدد سے سارا راستہ صاف کر چکی تھی۔ زہرا اندر ہی موجود تھی جب موقع پاتے پیچھے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ وقت وی زیگم لالا شادی سے بھاگ گیا۔ کپڑوں کا بیگ تھامے وہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے آتی زہرا کی آواز پر اس کے سیاہ چپل میں مقید قدم ایک دم سے رکے۔ خوبصورت آنکھیں ایک دم سے پھیلی، چہرے پر اوڑا نقاب ایک دم ہاتھ ڈھیلا پڑنے سے چہرے سے اترتا چلا گیا۔ زہرا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ بخت کی آواز پر بے ساختہ ہی حیرانگی کا شکار ہوئی تھی وہ۔ ہم سچ کہہ رہے بی بی، حویلی میں ہنگامہ برپا ہوا پڑا، آپ اندر چل کر دیکھو تو، زہرا نے بمشکل اپنی سانس بحال کرتے کہا، جس پر بخت بنا دروازے کی طرف دیکھے اندر کی جانب بھاگی۔ سر جھکائے وہ مسلسل اپنی آنکھیں ہتھیلی پر رگڑتے ہوئے صاف کر رہی تھی۔ داریان عباس خان نے مرر سے جھانکتے اس کی شفاف عکس کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے صوفے کی جانب بڑھا۔ قدموں کی دھمک پر نیلی آنکھوں میں نمی سمیٹے وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جس کی گہری بھوری آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ سرد پن صاف جھلک رہا تھا۔ داریان اپنی پینٹ کو ایک ہاتھ کی مدد سے اوپر کرتے صوفے پر بیٹھا روبرو آ گیا تھا اس کے، جس پر اگلے ہی لمحے دیدم جھٹکے سے صوفے سے اٹھتے دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کی حرکت پر داریان کے ماتھے پر بل سمٹے، گردن کی نیلی رگیں بے ساختہ ابھری تھیں۔ حسین نقوش میں تناؤ سمیٹے اس نے عجیب رنگ سمیٹے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جو ڈر سے گٹھلی سی بنی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ دید واپس آؤ اور چپ چاپ یہاں بیٹھو۔ داریان عباس خان نے اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھتے خشک لہجے میں حکم دیا، جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھی۔ داریان کے حکمیہ انداز پر اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ دہشت بھی چھائی۔ میں نے کہا یہاں آؤ۔ اب کی بار وہ شدت بھرے انداز میں بولا، جس پر دیدم نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائے اسے بے بسی سے دیکھا۔ مقابل کی گہری آنکھوں کے رنگ، اس کا استحقاق بھرا رویہ، وہ معصوم سی جان سمجھنے سے قاصر تھی۔ بچپن سے ہی ہر کسی کا حکم مانتے مانتے اب اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ جب ہی تھوک نگلتے وہ دھیمے قدموں سے چلتی اس کے قریب پہنچی، جس پر اس کی کلائی کو جکڑتے داریان نے اسے صوفے پر اپنے قریب بٹھایا۔ ایک نگاہ اس کے گلابی چہرے پر ڈالتے داریان نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ جکڑا۔ نرمی سے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگاتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ دیدم بے یقینی سے اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں میں حیرت سمیٹے اس خوبرو شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا شاید پہلا شخص تھا دنیا کا جس نے اس کی تکلیف کو کم کرنا چاہا تھا۔ اچانک درد پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے
अचानक दर्द पर हाथ लगने की वजह से वो सिसकारी भरते अपना हाथ पीछे खींचने लगी, जिस पर दारियान ने उसका हाथ पहले से भी ज्यादा मजबूती से जकड़ा था। दीदम सांस रोके अपनी गुलाबी होंठ दांतों तले कुचलने लगी। जब उसकी निगाह मेज पर पड़े लैपटॉप पर गई, उसके चेहरे पर हैरत दर हैरत उभरती चली गई। खुले आसमान पर पहाड़ों के बीच सजी वो दो खूबसूरत नीली आंखें इंतहाई खुशनुमा मंजर बांध रही थी, जिसे देखते ही दीदम के चेहरे पर हैरत छाई। न जाने क्यों से ये आंखें अपनी आंखें लगी, मगर फिर वो अपना वहम समझते नजरें मोड़कर अपने हाथ को देखने लगी। ये लो, दवा खाओ और आराम करो। अब मुझे तुम फजूल के काम करती नजर मत आना, ओके? वो पेन किलर उसकी शफाफ नाजुक हथेली पर रखते उसे गर्म पुरहिद्दत नजरों से देखते हुए बोला। ये लहजा, ये नर्म गर्म निगाहें, दीदम के पूरे वजूद में अजीब सी सनसनी बखेर गई। वो खामोशी से सरस बात में हिलाते पेन किलर खाते तकरीबन भागने वाले अंदाज में सोफे से उठी। कमरे से निकलने तक उसके स्याह अंचल को दारियान अब्बास खान ने गहरी नजरों से देखते अपनी आंखें मूंदी थी।